नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो आजकल हम लोग महा रिवीजन फॉर जेई एडवांस 2020 कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग क्लास एंजॉय कर रहे होंगे और कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ दोस्तों कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें जिससे वो भी मैथ्स को एंजॉय कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जेई एडवांस 2020 के लिए अब हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना लास्ट चैप्टर जो है वो हाइपरबोला। और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को हम पूरा टॉपिक रिवाइज़ करा देंगे। अब डेली 2 लेक्चर या मान के चलिए 3 लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि अपलोड हों, है ना। और 25 सितंबर तक हम पूरा ख़त्म कर देंगे। और कैलकुलस को लास्ट सेक्शन में कई बच्चे शेड्यूल के लिए पूछते रहते हैं, तो देखिए अभी हाइपरबोला चल रहा है। इसके बाद हम वेक्टर पढ़ाएंगे, फिर 3D वेक्टर 3D कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही ख़त्म होगा तो मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट कराएंगे। मैट्रिसेज डिटर्मिनेंट जैसे कंप्लीट होगा बायनोमियल, प्रोबेबिलिटी और PNC करा दिया जाएगा। क्लियर। और उसके बाद लॉग क्वाड्रेटिक को 1 में रखेंगे और प्रोग्रेशन, है ना। जब अलजेब्रा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो कैलकुलस में घुसेंगे। कैलकुलस में फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे अप टू डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट टॉपिक अपना रहेगा, लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो एंड आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। तो ये है शेड्यूल, है ना। अब ये हम शेड्यूल को डे वाइज इसलिए नहीं फिक्स कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि हम आज 2 लेक्चर अपलोड करेंगे या 3 लेक्चर अपलोड करेंगे। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको दें जिससे आपको एडवांस में बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिले। और अगली चीज़ ये है कि हम लोगों ने क्या क्या कवर कर रखा है। तो इन्वर्स पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स ऑलरेडी कवर हो चुका है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आपके स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स 4 चैप्टर और उधर ट्रिगो के 2 चैप्टर ऑलरेडी 6 क्लासेज अपलोडेड हो गए हैं। तो जिन बच्चों को वो क्लासेज देखना है वो ज़रूर देखें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना जिएँ। वो क्लासेज 1.5 से 2 घंटे की हैं तो आप ज़रूर देखिए। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हाइपरबोला को। और आपने हमारे चैनल को मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब भी कर लिया होगा अभी तक। और जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट हैं वो रिवीजन क्लास के लिए इन क्लासेस को देख सकते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन के लिए आप देखोगे, आपको सुपर डुपर कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों, जो जेई 2021 के लिए टारगेट की हैं 2021 के लिए, उनके लिए 100 दिन का जेई मेन में अभी टाइम है। वो 100 दिन को कैसे बेहतर यूटिलाइज़ करेंगे उसकी मैं प्लानिंग आपको संडे मतलब 20 सितंबर, है ना। अब हर संडे को हम कोशिश करेंगे कि लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस लें। हमको क्या दिक्कत हो रही है, कैसे करना चाहिए, है ना। तो एक एक करके 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये एक कोनिक है ना। ये देखिए पेन भी आपका गड़बड़ कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं भाई। तो अब इसमें एक एक करके मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए, इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कोनिक हुज इसेंट्रिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1। जैसे हम लोग इलिप्स में पढ़ते हैं कि एक कोनिक का पार्ट होता है जिसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, वो लेस दैन 1 होती है। उसी तरह से ये भी एक कोनिक का पार्ट है जिसकी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर दैन 1 होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है, हम एक एक करके वहीं 10 से 20 मिनट तक रिवाइज करा देंगे थ्योरी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर। तो इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में होता है दोस्तों, ये लिखते हैं x² / a² - y² / b² = 1, जहाँ पे b² की वैल्यू लिखते हैं a² टाइम्स e² - 1। और a और b में कोई रिलेशन नहीं होता। इन जनरल a ग्रेटर दैन b, a लेस दैन b और a इक्वल टू b हो सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन इसेंट्रिसिटी। और जब a इक्वल टू b होता है तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो जेई महा रिवीजन जेई मेन 2020 में हाइपरबोला की ये क्लास है वो बेसिक क्लास है आपकी। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमारी थ्योरी वीक है, हमें ये रिजल्ट को बहुत डिटेल में पढ़ना है, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझना है, तो मेरा एडवाइस ये है कि वो क्लास आप ज़रूर देख लें। वो क्लासेज हमने दूसरे चैनल के लिए बनाया था,
तो उस पे आप मत जाइएगा, इधर उधर की छोटी मोटी बातें होंगी उसको इग्नोर कर दीजिएगा और आराम से आप पढ़िएगा, है ना। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है दोस्तों कि हम फिर से हाइपरबोला पढ़ाएं। फिर कहोगे कई चिल्ला रहे हैं कि कैलकुलस पढ़ा दीजिए, कई मैट्रिसेज पढ़ा दीजिए, तो उनका क्या होगा, उन सबको देखना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर हाइपरबोला आपको कमज़ोर लगता है, जिसमें आप हाइपर टेंशन फील करते हैं, तो वो हाइपर टेंशन मत फील करिए। आप महारिवीजन जेईई मेन 2020 का जो हाइपरबोला का क्लास है उसको ज़रूर देख लें, उसमें सारे कंसेप्ट हमने बताए हैं A to Z। अभी हमें क्या करना है, उनको फाइनली ब्रश अप करना है जेईई 2020 के लिए। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। इसमें एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन होती है और इसको बनाने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या है वो भी हम बताएंगे आपको। तो ये हम लोग y = by इस तरह से बना देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन। और IIT जेईई 2018 में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, ये एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है, क्लियर। उसके बाद ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं, सिमेट्रिकली इधर भी बनाएंगे, है ना। ये सब आप आराम से बनाते जाओ। ये डायरेक्ट्रिसेस हैं, x = a/e, ये फोकाई S AE, 0, इधर ये तो सेंटर है ही अपना ये A और A' को बोलते थे हम लोग वर्टिसेस। इनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं a, 0 और ये -a, 0। इधर एक S' होगा जिसकी वैल्यू होगी -AE, 0। इधर एक दूसरा डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे, ये सिमेट्रिकली है, हम थोड़ा जल्दीबाजी में खींच दिए, आप उसको माइंड मत करना, है ना। जैसे ये बनाया हो ना उसी तरह से एक इधर भी रहेगा, x = -a/e। तो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो हमें एकदम अच्छे से पढ़ना है। पहली चीज़ तो हमें सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। तो सेंटर आपका क्या होता है, 0, 0। फिर दूसरा फोकाई आपसे बार बार पूछा जाता है, तो ये होता है AE, 0 और -AE, 0। आप चाहें तो अलग अलग लिखिए या एक साथ लिख सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ से AE की वैल्यू निकालोगे तो √A² + B² आएगा, जिसको हम आसानी से ट्रिगो से कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा इसमें लेटस रेक्टम का वैल्यू होता है 2B²/a। ट्रांसवर्स एक्सिस होती है आपकी 2a, कंजुगेट एक्सिस होती है 2b, और इनमें कोई रिलेशन नहीं है इसीलिए ट्रांसवर्स और कंजुगेट बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी के लिए इसी रिलेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ से E = a से डिवाइड करके कर लिया जाएगा। और फोकल डिस्टेंस एक होता है, जिसमें अगर कोई पॉइंट यहाँ पे P ले लें, x1, y1, तो PS और PS', तो PS की वैल्यू होती है EX1 - a। क्या करते हैं, डायरेक्टली से डिस्टेंस निकाल के E टाइम्स कर देते हैं, और PS' निकालते हैं EX1 + a। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि हम लोगों को PS' - PS का जो मॉडुलस है, मॉड लगा देते हैं जानबूझ के, वो कांस्टेंट आता है, विच इज़ इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस। इसी को कहते हैं अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, क्लियर। अनदर डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला मतलब ए हाइपरबोला इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट डिफरेंसेस ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो जो दो फिक्स पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं फोकाई ऑफ हाइपरबोला, और जो कांस्टेंट डिफरेंसेज आता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। फिर हमने इसका दूसरा एक फॉर्म बताया था, जब हाइपरबोला आपका इस तरह से हो जाए, है ना, उसको मैं अलग से बना देता हूँ, आप पहले इतना लिख लीजिए, है ना। और एक दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा कि जैसे फोकाई क्या है, वर्टिसेस क्या है, वो नहीं लिखा हमने, वो भी चाहे तो आप लिख ही लीजिए। वर्टिसेस ये सब याद रखना है दोस्तों, ये भूलना नहीं है। आप भूल जाओगे तो फिर हाइपरबोला में आप हाइपर टेंशन लेने लगोगे, वो हम नहीं चाहते, बिल्कुल क्लियर। तो अब हम लोग लिखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, तो लिखिए अगला पॉइंट। देखिए, तो इसमें अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरबोला होता है जिसमें हम लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इसको मैं H2 लिख देता हूँ। ये लिखते हैं x और y को एक्सचेंज करेंगे तो y² / a² -x² / b² = 1, जहाँ पे अगेन b² की वैल्यू होती है a² टाइम्स e² - 1, और इसमें हमने xy को एक्सचेंज किया है, तो आप भी एक्सचेंज कर दीजिए। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, और ये इस तरह से, है ना। ये डायरेक्टिस हो जाएगा y = a/e, फिर ये y = -a/e। ये सब हमने ट्रिक ऑलरेडी बता रखा है। ये फोकस हो जाएगा आपका 0, a, है ना। एक इधर हो जाएगा 0, S', 0, -a, और ध्यान रखिएगा ये सिमेट्रिक बनता है ना, देखने में नहीं लग रहा है वैसे। तो इस तरह से, तो इसमें क्या होता है बेसिकली दोस्तों कि x और y आपका एक्सचेंज है ना।
तो आपके इक्वेशन में एक्स वाई एक्सचेंज किया, जो कोऑर्डिनेट है वहाँ आप सीधा ऑर्डिनेट को एक्सचेंज कर दीजिए जगह। जो इक्वेशन में पैरामीटर वेरिएबल है एक्स वाई, उसमें आप एक्स और वाई को एक्सचेंज कर देना। जैसे एक्स इक्वल टू ए बाई लिखते थे पहले केस में, हाई डायरेक्ट इसकी इक्वेशन थे, यहाँ वाई इक्वल टू ए बाई और वाई इक्वल टू माइनस ए बाई लिख रहे हैं, और लेंथ वाले टर्म सेम रहेंगे। तो ये है अनदर फॉर्म। इसमें तीसरा एक होता है जिसको हमने आपको बताया है कंजुगेट हाइपरबोला। इसको मिक्स मत करिएगा इससे, कंजुगेट हाइपरबोला। तो इसमें हमने ये बताया था कि अगर हाइपरबोला आपको ये दिया हो x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसका कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा इट्स कंजुगेट हाइपरबोला, है ना। इसको h3 लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करते हैं, -1 करते हैं। फिर हमने एक आपको बताया था कि अगर पहले वाले की इसेंट्रिसिटी E1 है, दूसरे वाले की E2 है, तो हम लोगों को एक रिजल्ट पता है, हमने प्रूफ भी कराया है 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। और अगली चीज़ की इनके जो एसिम्पटोट्स होते हैं वो सेम ही आएंगे दोनों के। तो ये बनते कैसे हैं, जैसे एक हाइपरबोला हमने इस तरह से बना दिया है ना, और एक हाइपरबोला आपका ऐसे। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों कि इनके अगर फोकस F1 F2 है और इधर F3 F4 है, F2 यहाँ लिख देते हैं, और इसका फोकस अगर F3 F4 है, तो हमने इसको प्रूफ भी कराया है आपको कि इनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा। देखने में वैसे नहीं लगेगा लेकिन एक स्क्वायर बनता है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0, जिसको हम लोग ए कॉमा 0 लिखते हैं। तो ये आप दोनों को ध्यान रखिएगा, है ना। अनदर डेफिनेशन मतलब अनदर फॉर्म ऑफ हाइपरबोला क्या है, कंजुगेट हाइपरबोला क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। क्लियर। तो इसमें इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड एक रिजल्ट है। कंजुगेट हाइपरबोला वैसे IIT JEE के पेपर में आता नहीं है लेकिन आ सकता है, एक इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन में वो चीज़ पूछी जा सकती है। ये इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन अगर याद है तो टाइम बचेगा, ये स्क्वायर वाला याद है तो एरिया ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। तो अब आप लिखिए अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, तो इसमें अगला पॉइंट होता है ऑक्सिलरी सर्किल। उससे पहले आपके शिफ्टेड हाइपरबोला होते हैं। अगर सेंटर x1 y1 हो जाए तो x की जगह x माइनस x1, y की जगह y माइनस y1 करते हुए हम लोग हाइपरबोला की इक्वेशन लिख देंगे। इंक्लाइंड हाइपरबोला वैसे अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी आ जाए तो आप फोकस, इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको मालूम है तो आप इंक्लाइंड हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोग टेंजेंट नॉर्मल सेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब ये क्या है देखिए, इसेंट्रिसिटी ऑक्सिलरी सर्किल। तो जैसे इलिप्स में बताया था ना, एग्जैक्टली उसी तरह से आपका यहाँ पे होता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल, जो ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर मानते हुए आप बनाओगे। और यहीं से आता है पैरामीट्रिक फॉर्म। ये कैसे बनाते हैं, तो हमने आपको ऑलरेडी ये सब बता रखा है कि अगर ये पॉइंट P है ना, और ये Q है, तो इनको करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ये थीटा, तो ये हो जाएगा A cos थीटा, A साइन थीटा, क्योंकि इस सर्किल की इक्वेशन आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब ए और बी सेम होते हैं तो इसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये आ जाता है दोस्तों ए सेक थीटा कॉमा बी टैन थीटा, जहाँ पे थीटा पैरामीटर है, तो इसी को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब अगर दो पॉइंट दिए हों हाइपरबोला पे, वो सेम ब्रांच, इनको कहते हैं ब्रांच, है ना। तो ये P और Q सेम ब्रांच पे भी हो सकते हैं और अलग अलग ब्रांच पे भी हो सकते हैं। तो P इसमें अल्फ़ा लिखा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट है A सेक अल्फ़ा बी टैन अल्फ़ा, इसका कोऑर्डिनेट है A सेक बीटा बी टैन बीटा। क्लियर। तो इस P की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग x बाई ए कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस वाई बाई बी साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। क्या बताया था कि ये जो माइनस और प्लस है वो हाइपरबोला और इलिप्स के अकॉर्डिंग सेट करते हैं और सिर्फ इनको एक्सचेंज करते हैं, है ना। इलिप्स में क्या होता है, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको वो चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, अगर लाइन दिया हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक चीज़ ध्यान रखना, अब हम हाइपरबोला और इलिप्स को कंबाइन कर दे रहे हैं। आप इसको इस तरह से लिखा करिए, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो,
है ना, पी और क्यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, सेम साइन के हो, अपोजिट साइन के हो, कंजुगेट हो, वर्टिकल हाइपरबोला हो, कोई भी हो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्योंकि अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो बहुत कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे। तो ये होता है सी स्क्वायर इक्वल टू पी टाइम्स एम स्क्वायर प्लस क्यू। तो आप कह सकते हो कि पी और क्यू तो इलिप्स में सर पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमेशा डिफाइंड आएगा सी, लेकिन हाइपरबोला में क्या होता है, अपोजिट साइन के होते हैं। तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, या इसको आप कह सकते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका टेंजेंट ऑफ स्लोप एम एग्जिस्ट ही करे, वो एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं कर सकता है। कुल मिला के सी स्क्वायर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर सी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव आ गई तो नहीं करेगा, जीरो आ गई तो एसिम्प्टोट्स वाला केस होता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये सब आया कहाँ से, तो इसको y की जगह पे पुट कर दीजिए और क्वाड्रेटिक बनाइए, उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दीजिए फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना। तो अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, टेंजेंट में क्या होता है कि जैसे ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक ही ब्रांच लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें क्या होता है कि अगर पॉइंट P दिया है यहाँ पे x1 y1, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं t इक्वल टू 0, दैट इज़ x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 1। क्लियर। तो ये होता है पॉइंट फॉर्म में दिया हो। अब ये पॉइंट P की जगह अगर आपको a सेक थीटा और b tan थीटा लिखा है, तो टेंजेंट एट थीटा आपको मिल जाएगा। टेंजेंट एट थीटा आप कहोगे कि सर आप क्या करिए, x की जगह सॉरी x1 की जगह a सेक थीटा और y1 की जगह b tan थीटा लिख दीजिए। तो ये आ जाता है a सेक थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। इसको आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, है ना। तीसरा होता है कि m स्लोप का टेंजेंट लिखना हो, टेंजेंट ऑफ स्लोप m। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये होता है आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था। फिर टेंजेंट वे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट होता है, जैसे ये हाइपरबोला है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, दो बनते हैं वैसे कभी कभी। तो ये x1 y1 हम लोग क्या करेंगे, ये एम स्लोप और ये हाइपरबोला है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सब करते जाइए आप भी फटाफट। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस कोई भी एक लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इससे पास करा देते हैं, तो y1 इक्वल टू एम एक्स वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक जनरेट करते हैं, y1 माइनस एम एक्स वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 डायरेक्टर सर्किल का भी कंसेप्ट निकालते हैं। डायरेक्टर सर्किल में जिसमें ये एंगल निकालना होता है थीटा, डायरेक्टर सर्किल, तो ये थीटा की वैल्यू π/2 आ जाती है और लोकस आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल पॉइंट से, तो ये क्या होता है, t इक्वल टू 0 हो जाता है ना। दैट इज़ ये होता है COC, ये Q है, ये R है, तो इसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कह रहे हैं। अगली चीज़ होती है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ एनी कॉर्ड विथ मिड पॉइंट। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, विथ मिड पॉइंट x1 y1, तो ये क्या लिखोगे, t इक्वल टू S1। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें डायरेक्टर सर्किल ज़रूरी नहीं है कि रियल ही आए, वो इमेजिनरी भी हो सकता है। वो ए स्क्वायर, ए और बी में कोई रिलेशन था नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये रहा आपका टेंजेंट की कहानी, विवेक सर की जुबानी। आप आराम से पढ़ लीजिए, जेई के जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आएंगे। IIT जेई की बात कर रहा हूँ मैं, जेई मेन की नहीं, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आप लिखिए नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नोन एज नॉर्मल। तो इसमें भी क्या करेंगे, टेंजेंट लिखेंगे, टेंजेंट का स्लोप उठाएंगे, नॉर्मल का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हुए नॉर्मल का स्लोप आएगा, पॉइंट दिया रहेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देंगे। हमने वैसे आपको इलिप्स में हिंट दिया था थोड़ा बहुत। तो ये है आपका P x1 y1 और ये हाइपरबोला है, उसकी एक ब्रांच बनाया हूँ, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर।
तो इसमें क्या करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग t=0 लिखते ही हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाता है a² x/x1, यहाँ प्लस हो जाता है b² y/y1 इक्वल टू a² + b², और जैसे मैंने बताया है दोस्तों a² + b² को हम लोग क्या लिखते हैं, a² e² भी लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पहला पॉइंट है। अगर दूसरा होता है नॉर्मल एट p, नॉर्मल एट p, तो ये आ जाता है आपका ax cos थीटा, पहले में cos आता है फिर by cot थीटा इक्वल टू a² + b²। आप क्या करिए, x1 की जगह a sec थीटा और y1 की जगह b tan थीटा रख दीजिए। ये ध्यान रखिएगा sec और tan होता है ना, जल्दीबाजी में स्टूडेंट साइन कॉस कर देते हैं, तो वो जल्दीबाजी में आप मिस्टेक कर सकते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और नॉर्मल ऑफ स्लोप m कभी ज़रूरत पड़े तो इसी को आप y = mx + c फॉर्म में लिख के स्लोप को m के इक्वल कर देना है ना, नॉर्मल ऑफ स्लोप m। वैसे बहुत रेयर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन और एक चीज़ और, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, एक लाइन दे रहती है उसमें लैम्डा लगा देता है और कहता है कि वो टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे। अगर वो नॉर्मल है तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलसी लगा देंगे। ये नॉर्मलसी क्या होता है, या नॉर्मल की कंडीशन आप ये लिखना थीटा पे, लाइन की इक्वेशन दी रहेगी क्वेश्चन पेपर में, दोनों को आइडेंटिकल करके थीटा भाई साहब को उड़ा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो उससे अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये होता है आपका नॉर्मल। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होता है आपका इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स। तो इसमें भी आपका वही है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए ये हाइपरबोलास हैं और कोई भी पॉइंट लेते हैं, है ना, और टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो ये जो एलिप्स फोकस होते हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर डालते हैं, फोकस से अलग अलग दिखाते हैं एस डैश, तो ये जो y और y डैश हैं ये ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई कर रहे हैं, है ना। ऑक्सिलरी सर्किल वही x² + y² = a², है ना। और ये sy इंटू एस डैश वाई डैश, जैसा कि मैंने एलिप्स में बताया था, ये b² के इक्वल होता है, और y एंड y डैश लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्किल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्सिलरी स्पेलिंग सही से लिखिएगा आप लोग, वैसे मैं सही लिखा हूँ अपनी नज़र में, ये दोनों ऑक्सिलरी सर्किल पे लाई कर रहे हैं, है ना। इन सब के प्रूफ हमने ऑलरेडी डिटेल में आपको बता रखा है। अब इसमें लास्ट टॉपिक केवल बचता है, और वो कौन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो लिखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बस आपको क्या समझना है कि a = b होता है और e = √2 होता है। क्लियर? यहाँ पे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 होती है, एसिम्प्टोट्स परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं, इसलिए इनका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो आप जो भी पढ़े हैं x² / a² - y² / a² = 1, ऐसे लिख सकते हो ये हाइपरबोला को। तो इस कोई ख़ास बात नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि जब हम एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर देते हैं तो आपके इस तरह का हाइपरबोला बन जाता है ऐसे, और इसको ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे इसका डेरिवेशन भी हमने बताया है दोस्तों, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्लियर? देखते जाओ कैसे करते हैं इसका डेरिवेशन। इसके डेरिवेशन वैसे दो तरीके से किया जाता है, लेकिन हम इसमें बेसिक वाला बता रहे हैं। ये अपना वर्टेक्स होता था ना, जिसका लेंथ होता था 2a, ये 45 डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि सर ये a लेंथ है तो ये a/√2, a/√2 हो जाएगा। पहली चीज़, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है x = a/e होता है, जिसको ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, तो n की कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये a/2, a/2 आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x + y - a = 0। अब ये फोकस होता है a√2 डिस्टेंस पे, ae, 0, e की वैल्यू √2 है ना, तो ये a√2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, a, a आ जाएगा। हाइपरबोला के किसी भी पॉइंट पे को आप xy मानिए, और हम लोग जानते हैं कि PS = E × PM करते हैं, तो यहाँ पे सिंस PS = E × PM, इसके डेरिवेशन में बहुत सारे रिजल्ट्स छुपे होते हैं। तो x - a² + y - a² = √2 टाइम्स x + y - a/√2 आता है। तो ये सब सिंप्लीफाई होने के बाद दोस्तों ये आपका जिम्मेदारी बनती है कि आपको करना है, ये a² / 2 लिखेंगे, जिसको a/√2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और ये फाइनली c² के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी xy = c² टाइप का है तो उसको a² / 2 से लिख के, और a के फॉर्म में सारे रिजल्ट्स तो लिख ही रखे हैं, ये काउंटर पार्ट है एक, इस तरह आपका
दूसरा फोकस रहता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -a कॉमा -a, और ये वर्टेक्स है आपका a डैश, ये भी लिख ही सकते हो, ये दूसरी डायरेक्ट्री है, पैरेलल लाइन ही होगी, है ना। इसका लेटेस्ट रेक्टम की अगर बात करें तो 2b² ये होता है, और ये और b सेम हो जाते हैं तो 2 टाइम्स a हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप रिलेट करके ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है ना, जिसको ct, c/t। हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा था कि इसका एक डेरिवेशन का एक और तरीका होता है। जैसे हम लोगों ने कंजुगेट हाइपरबोला और हाइपरबोला के इक्वेशन को ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स मिलता है। तो वहाँ से एक डिसीजन लेते हैं कि जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स है और हाइपरबोला में सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है। तो इसको डिराइव करने का एक और तरीका होता है कि जैसे इस लाइन की इक्वेशन है y = 0 और ये लाइन की इक्वेशन है x = 0, तो आप हाइपरबोला और इसका कंबाइंड इक्वेशन xy = 0 हो जाएगा। तो हाइपरबोला को आप मान लीजिए xy + लैम्डा = 0, जहाँ पे लैम्डा अननोन है ना। अब हम ये हाइपरबोला इस पॉइंट से पास कर रहा था, ये तो हम लोग निकाल ही लिए थे, तो इसमें इसको रख देंगे। तो a/√2 मल्टीप्लाइड बाई a/√2 प्लस लैम्डा = 0। तो यहाँ से हाइपरबोला की इक्वेशन लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा, xy = a²/2 आ जाएगा, जिसका डेरिवेशन हम बड़ी लंबी चौड़ी और पापड़ बेलते हुए किए हैं। तो ये एक स्मार्टर वे है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन की ही तो इक्वेशन है ना, तो उनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएंगी। हाइपरबोला और पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस होता है। तो xy = जो 0 था पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स, उसमें xy + लैम्डा = 0 या इक्वल लैम्डा आप कुछ भी लिख सकते हो। और ये भाई साहब हाइपरबोला अपने a/√2 a/√2 पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उनको इस पर रख दिया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई और सीधे सीधे वो इक्वेशन आ गया। दिस इज ए स्मार्टर वे विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नीड फॉर JEE एडवांस, है ना। ये JEE एडवांस के लिए है, JEE मेन के लिए ऐसे मतलब कंसेप्ट में JEE मेन वाले बेहोश होकर गिर जाएंगे, तो वो सब नहीं करना है, आपको एडवांस के लिए अच्छे से करना है। अब इसमें क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जिसमें फाइंड एवरीथिंग ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ स्लोप, है ना, टी पॉइंट पे टेंजेंट लिखेंगे ct, c/t पे। तो वो सब आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy = c² हो, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले तो इसका डायग्राम, है ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल जिसमें पढ़ते हैं, और ये एसिम्प्टोट की तरह रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ये टच करता है ना, क्रॉस नहीं करेगा। इसी को xy = c² लिखते हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आप c के फॉर्म में लिखना हो तो cc, ये फोकस आपका c√2, c√2, और इसको आप a² / 2 से कंपेयर करके a की वैल्यू c√2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये a/√2 जो लिख रहे थे वो cc हो गया, ये a डैश, ये दूसरा फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x + y = a लिखते थे, तब क्या लिखेंगे c√2, और ये दूसरा x + y = -c√2। लेटेस्ट रेक्टम अगर लिखना हो इसका तो लिखेंगे 2a लिखे थे तो 2c√2 हो जाएगा। तो सारी चीज़ें इससे निकाल सकते हैं। इसका ऑक्सिलरी सर्किल होगा, ऑक्सिलरी स्पेलिंग सही से लिखिएगा, है ना। तो x² + y² = a² और a की वैल्यू c√2 है तो 2c² लिख देंगे। इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, ये सब लिखना चाहिए दोस्तों। ये आप लोग यही ना आलस करते हो, यहीं पे हिम्मत हार जाओगे, फिर कैसे काम चलेगा। तो x² + y² = a² - b², तो ये 0 आ जाएगा। मतलब 0 केवल ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम लोग दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगला इसमें होता है कि ये xy = अगर c² है तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, इसको लिखते हैं ct, c/t, और टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 लिख देते हैं। ये अगर x1 y1 है तो टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 भी लिख देंगे। तो पहला ये लिख रहे हैं कि x की वैल्यू ct और y की वैल्यू c/t, जहाँ पे t कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 इस पे है नहीं, ना y की वैल्यू 0 हो सकती है, ना x की वैल्यू 0 हो सकती है। आप क्या बता रहे हैं कि टेंजेंट, और हाँ, y = mx + c, अगर इस पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना हो, जो कि JEE वाले बार बार पूछते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को कम याद रहता है, तो हम लोग यहाँ पर रटना भी नहीं है। आप क्या करिएगा,
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिख ही देता हूँ। टेंजेंसी की कंडीशन चाहिए तो अगर आपको लाइन दिया होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस लैम्डा लिख देता हूँ क्योंकि c ऑलरेडी प्रेजेंट है, और हाइपरबोला है आपका एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो आप क्या करना, इन दोनों को कंबाइन कर लेना है, एम एक्स प्लस लैम्डा माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक का जो d है उसको 0 कर देना है ना। तो ये याद रखना आप, ये सबसे बेटर रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट एट टी, नॉर्मल एट टी, x1 y1 टेंजेंट विथ मिड पॉइंट, सारी चीज़ें एक एक करके इसके बारे में लिख लेंगे और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लिखिए अगला पॉइंट। तो देखो एक एक करके मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि पहले कॉर्ड की ही पढ़ लेते हैं टेंजेंट से पहले। तो ये सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन है, ये है आपका सी टी टू, पैरामीट्रिक फॉर्म लिख रहे हैं सी बाई टी टू, जैसे हम लोग पैराबोला में लिखते थे, और ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, इसको बार बार लिखना पड़ता है हमारे को। तो पहले तो स्लोप निकाल लो पी क्यू का, तो ये हो जाएगा -1 बाई टी वन टी टू, है ना, इसको याद रखिएगा, बेहतर रहेगा आपके लिए। फिर इक्वेशन ऑफ पी क्यू लिखोगे, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, तो ये y माइनस वाई वन है ना, इसको पकड़ लेते हैं सी बाई टी वन इक्वल टू -1 बाई टी वन टी टू टाइम्स x माइनस एक्स वन। तो ये टी वन टी टू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टी वन टी टू वाई माइनस सी टी टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी टी वन। इसको थोड़ा रीएडजस्ट करिए क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। टी वन टी टू इक्वल टू सी टाइम टी वन प्लस टी टू, अगर इसे डिवाइड कर दें तो ये x अपॉन सी टी वन प्लस सी टी टू प्लस वाई अपॉन सी बाई टी वन प्लस सी बाई टी टू इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर? तो इसका कंसेप्ट ये है दोस्तों कि IIT JEE में एक बार क्वेश्चन पूछा है, ये x1 y1 है, अगर ये x2 y2 है। क्लियर? तो इसको हम दूसरे डिराइव कर लेते हैं दूसरे तरीके से। तो ये x अपॉन x1 प्लस x2 प्लस y अपॉन y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 आ जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हो गया। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट x1 y1, ये क्या लिखते हैं, तो t इक्वल टू s1। तो यहाँ t लिखने के लिए आपको s को लिखना होगा एक्स वाई माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t क्या बताया था, तो एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई अपॉन 2 माइनस सी स्क्वायर। माइनस सी स्क्वायर को दोनों तरफ दिल पे पत्थर रख के लिखिएगा, है ना, माइनस सी स्क्वायर। अब ये बेचारा कैंसिल हो गया और यहाँ से आ जाता है हम लोगों को एक्स बाई एक्स वन प्लस वाई बाई वाई वन इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये एक दूसरा रिलेशन आ जाता है। तो ये कॉर्ड के बारे में पढ़े, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, जिसमें स्लोप की वैल्यू -1 बाई टी वन टी टू और x अपॉन x1 प्लस x2 प्लस y अपॉन y1 प्लस y2 इक्वल टू 1, और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ मिड पॉइंट। ये हम लोग सर्किल में, पैराबोला में, इलिप्स में, हाइपरबोला में सब में पढ़ते हैं। t इक्वल टू s1, पेयर ऑफ टेंजेंट्स s1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो अब आप लिखिए टेंजेंट। तो देखो दोस्तों, टेंजेंट की इक्वेशन क्या करते हैं, जैसे ये एक्स वाई इक्वल टू क्या है, सी स्क्वायर। तो इस पर पॉइंट P दिया हो x1 y1, ये लास्ट पॉइंट है आपका। तो टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो t मतलब एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को x1 y1 क्योंकि ये उस पर लाई कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स बाई एक्स वन प्लस वाई बाई वाई वन इक्वल टू 2। इसको ध्यान रखिएगा, है ना, ये टेंजेंट एट x1 y1 है। अगर टेंजेंट एट t पूछा जाए तो क्या करेंगे, सी टी कॉमा सी बाई टी लिख देंगे, सी टी कॉमा सी बाई टी, ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स बाई टी प्लस वाई टी, इसको अच्छे से लिखा जाए ना, एक्स सी बाई टी प्लस वाई टाइम्स सी टी अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये आ जाता है दोस्तों एक्स बाई टी प्लस वाई टी इक्वल टू 2c, और इसका स्लोप निकालोगे ना तो ये -1 बाई टी स्क्वायर आएगा। तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा नॉर्मल। तो ये स्ट्रेट लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो नॉर्मल यहीं पे भी लिख लेते हैं, है ना। अगर इसका स्लोप के बारे में बात करें तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप -y1 अपॉन x1। तो इसका स्लोप हो जाएगा x1 बाई वाई वन।
तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इक्वल टू x1/y1 टाइम्स y माइनस y1, है ना। इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, आप चाहें तो सॉरी x माइनस x1 होता है ना यहाँ पे, तो आप इसको इस तरह से ही लिख के छोड़ दीजिए। और दूसरा होता है कि अगर टेंजेंट नॉर्मल एट t लिखना हो, नॉर्मल एट t, तो आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर टेंजेंट तो का स्लोप निकाले ही थे, तो नॉर्मल का स्लोप लिख देते हैं। तो y माइनस सी बाई टी इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये x माइनस सी टी। तो ये कुछ ऐसे आता है दोस्तों, सी टी की पावर 4 माइनस सी टी टू दी पावर 4 माइनस टी क्यूब एक्स प्लस, देखो हम भी भूल रहे हैं, इसको डिराइव कर ही लेते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वाई टी माइनस सी इक्वल टू एक्स टाइम्स टी क्यूब माइनस सी टी की पावर 4, टी से हमने मल्टीप्लाई किया, तो अब आ जाएगा टी सी टी टू दी पावर 4 माइनस टी क्यूब एक्स प्लस टी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, है ना। कभी भूल गए तो देख ही रहे हैं कितना आसानी से डेरिवेशन कर लिया हमने। अब इसी में एक कंसेप्ट होता है नॉर्मल कॉर्ड का, वो भी बता ही देते हैं, है ना। नॉर्मल कॉर्ड, इसको तुरंत देख लीजिए, नॉर्मल कॉर्ड क्या होता है। तो नॉर्मल कॉर्ड मतलब एक पॉइंट पे नॉर्मल हो और कॉर्ड भी हो, मतलब ऐसे जैसे हम लोगों ने पैराबोला के लिए पढ़ा था। तो ये P है T1, और ये T1 नहीं, इसको ऐसे लिखा जाए C/T1 कॉमा C/T1। और ये पैराबोला से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये xy इक्वल टू सी स्क्वायर है। ये है आपका C/T2 कॉमा C/T2। तो अभी हमने PQ के स्लोप को -1/T1 T2 किया था, एंड दिस इज इक्वल टू T1 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको ये कैसे T1 स्क्वायर आया, क्योंकि भाई नॉर्मल टेंजेंट का ये स्लोप है तो नॉर्मल का T स्क्वायर होगा, तो T1 स्क्वायर। तो यहाँ से T2 की वैल्यू -1/T1 क्यूब आती है, जिसको हम लोगों ने T1 क्यूब है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये T1 के ऊपर इसके सिर पे 3 बैठा है ना। और पैराबोला में क्या याद किए थे, T2 इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। तो ये रही कहानी हाइपरबोला की जुबानी, मतलब विवेक सर की जुबानी हाइपरबोला की कहानी। तो इस तरह से हम लोगों ने हाइपरबोला की थ्योरी पढ़ लिया। एक बार मैं रिकॉल करा दूँ तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में हमने सब कुछ बता दिया। अटेंडेंस लगाओ, यस सर। एसिम्पटोट्स बता दिया, डायरेक्टर सर्किल, ऑक्सिलरी सर्किल, नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला ये भी बता दिया, टेंजेंट एट थीटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट T इक्वल टू 0, मिड पॉइंट की इक्वेशन T इक्वल टू S1, सारी चीज़ें बता रखी हैं। ऑक्सिलरी सर्किल बता दिया, कंजुगेट हाइपरबोला बता दिया, और हाइपरबोला के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमने थ्योरी को ब्रशअप किया है, लेकिन जिन स्टूडेंट को लगता है कि नहीं हमें थ्योरी एकदम पूरी डिटेल में पढ़नी है, वो अगेन रिकॉल करा दें। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करें। तीसरी कंडीशन कि जेई मेन क्रैश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है महा रिवीजन जेई मेन 2020 करके, आप प्लेलिस्ट में देखना ना, तो उसमें हाइपरबोला का आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लें। अब आप लिखिए क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हम लोग लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक हाइपरबोला। तो इसमें सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स के भी कंसेप्ट इन्वॉल्व रहेंगे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के, तो वो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड द हाइपरबोला कोइंसाइड देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब ये फोकाई सेम होते हैं, मतलब कोनिक जो है वो कॉन्फोकल होते हैं, और कॉन्फोकल कोनिक ऑर्थोगोनल होते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने इलिप्स की क्लासेज में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का फोकस निकालेंगे और आइडेंटिकल कर देंगे। तो इलिप्स की इक्वेशन आपके सामने है, x²/16 प्लस y²/b² इक्वल टू 1। और हाइपरबोला आपके सामने है, इसकी इक्वेशन क्या है ढंग से लिखते हैं। तो ये 25 इधर जाएगा, फिर 144/25 है ना, माइनस y²/81/25 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। तो इसका ए क्या लिखते थे, ए दोनों का सेम होगा, तो यहाँ a² माइनस b², और ये x² का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है ना। राइट साइड में 1 बनाने के बाद मतलब ये हॉरिजेंटल हाइपरबोला ही है, तो हॉरिजेंटल इलिप्स होगा, तभी फोकस दोनों के कोइंसाइड कर जाएंगे।
और यहाँ क्या लिखते थे, तो 144/25 प्लस 81 अपॉन क्या लिखेंगे 25। तो बस इसको इक्वल कर दीजिए, है ना। हम लोगों ने ये जानते हैं ना कि अगर इलिप्स की इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 1 दिया हो तो ए क्या बताया है हमने, तो स्क्वायर रूट ऑफ a² - b² है ना। और यहाँ हाइपरबोला अगर x² माइनस y² इक्वल टू 1 दिया है तो इसका a1 e1 हम जानबूझ के लिख रहे हैं, ये कितना लिखते थे a² प्लस b²। तो इन दोनों को इक्वल किया हूँ दोस्तों और कुछ नहीं किया हूँ। तो ये कितना हो गया 225/25 9 हो गया। तो यहाँ से b² की वैल्यू 16 - 9 के इक्वल आ गई, विच इज़ इक्वल टू 7। और आपसे b² ही पूछा जा रहा है, आंसर नंबर सी। तो इस कंसेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन से हम लोग दो कंसेप्ट सीखते हैं जो एडवांस में अप्लाई कर देंगे। एक कनफोकल कोनिक ऑर्थोगोनल होते हैं और फोकस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये हमने आपको क्वेश्चन बता भी दिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन और कोनिक का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है जिसको कह सकते हो। लेट अस राइट टर्म ऑफ द कोनिक सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वैसे मैं एडवांस के लिए भी रिवीजन कराऊंगा, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन है y(x) dy प्लस y dx इक्वल टू 0। तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो डी ऑफ क्या बताया है xy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट करोगे तो xy इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, xy इक्वल टू c लिखोगे, वैसे xy इक्वल टू c² भी लिख सकते हो। अब ये क्या है कि इट पासिंग थ्रू आप चाहो तो c² ही लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहाँ से पास कर रहा है 2,8 से, तो ये 2,8 रखेंगे तो 2 × 8 की इक्वल टू c², मतलब c² की वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। तो एक कोनिक मिल जाएगा आपको, कोनिक इज़ xy इक्वल टू 16। तो और इसको हमने बताया था कि a²/2 से कंपेयर कर लीजिएगा तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a² मिल जाएगा 32, तो a मिल जाएगा आपको कितना 4√2। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो 2b²/a, है ना। जनरल हाइपरबोला के लिए यहाँ पे a और b सेम होता है तो 2a लिखते हैं, और 2 × a की वैल्यू 4√2। वैसे जाल फेंका गया है पहले ही, है ना। तो 8√2, मतलब कोई स्टूडेंट अगर ध्यान न दिया तो वो आंसर क्या मार के आ जाएगा 4√2 के। तो लेटेस्ट रेक्टम इज़ 2a, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। तो इसमें क्या इन्वॉल्व है, तो इसमें ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन, ये है ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन में, इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जे एडवांस भी अदर टॉपिक से कंबाइन करते हुए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, वो जे एडवांस की ब्यूटी है। तो ये xy इक्वल टू c² आया, 2,8 से पास करा दीजिए, c² की वैल्यू आ गई। लेकिन हमने इसको इससे बताया था, कहा था कि a²/2 से कंपेयर करके लिखना, उससे आपका आंसर आसान हो जाएगा लिखना, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम का हम लोगों को उसी फॉर्म में फार्मूला पता है। तो a की वैल्यू लिख रहे हैं और फिर लेटेस्ट रेक्टम 2a, विच इज़ क्या आ गया, तो आंसर 8√2, विच इज़ आंसर नंबर सी। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, अब हम लोग मोर देन सीरीज स्टार्ट करते हैं, है ना। मोर देन के लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन वाले किए जाएंगे और IIT JEE के भी किए जाएंगे। तो लेट P and Q बी नॉन जीरो रियल नंबर्स, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे तो JEE 2007 या 8 में, मतलब मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं आता है, लेकिन एक आया हुआ है क्वेश्चन। अब आगे एक दिया हुआ है, दो एक्सप्रेशन है इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स। ये ध्यान से देखो, ये दूसरा वाला तो सर्किल कन्फर्म है क्योंकि x² और y² के कोफिशिएंट सेम है और रेडियस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सर्किल तो कंफर्म हो गया। अब पहला वाला इक्वेशन को एक एक करके चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में चलते हैं, है ना। ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की। तो इस 2 स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, एक सर्किल तो कंफर्म हो गया, एक सर्किल तो हर जगह आएगा, है ना। अब ये 2 सर्किल्स भी देख लेंगे कैसे आएगा। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है कि R की वैल्यू 0 है और P और Q अपोजिट साइन है। तो ऐसे केसेस में कोई भी आप कंडीशन रख दो, जैसे P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू -1 उठा लिया, तो ये इक्वेशन कैसे मिलेगी, x² - y² और R की वैल्यू 0 कर देते हैं
और ये 4 को गायब करके ही लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि राइट साइड में 0 है ना, माइनस 2x माइनस 2। तो ये क्या है, पहले वाले से 2 लाइन और यहाँ से एक सर्किल। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब बी ऑप्शन पे चलते हैं, है ना। इसी तरह से आपको ऑप्शन चेक करना है। p की वैल्यू q के इक्वल कर दीजिए, तो p इक्वल टू q इक्वल टू 1 लिख देते हैं, कोई भी नंबर मान लेते हैं आपके पसंद का। और r इज अपोजिट साइन, तो r की वैल्यू मान लीजिए -2 लिखते हैं। तो ये कर्व की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, है ना। इसमें हमने, और ये -1 है, इसको करेक्शन कर लेना, 4 से कैंसिल किए थे ना, तो -1 इक्वल टू 0। तब ये क्या है, 2 सर्किल है, तो 2 सर्किल्स, ये भी सही है। सी ऑप्शन पे आते हैं, तो सी ऑप्शन कहता है कि p और q अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू -1 ले लिया, या कुछ भी ले सकते हो, -2 ले लिया अपोजिट साइन में, है ना। जस्ट क्रॉस चेक करना है। और कह रहा है कि r की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, तो r की वैल्यू 1 उठा लिया। तो एक बार देखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और प्लस r मतलब +1, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, -1 तो है ही। तो ये सर्किल कन्फर्म है, और ये हाइपरबोला, मतलब ये भी ऑप्शन सही है, तीसरा वाला भी, है ना। चौथा आते हैं, कर p और q अनइक्वल हैं और सेम साइन के हैं, तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2 लिख लेते हैं, और r की वैल्यू अपोजिट साइन का है तो -3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, है ना, -3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो है ही। तो ये सर्किल कन्फर्म है, और ये कौन है, इलिप्स है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब इसमें क्या करना है ना दोस्तों, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो ऐसे केसेस में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा p q r की वैल्यूज पुट करते जाइए, और इन जनरल अगर ट्रू है तो हमेशा वो ट्रू आएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप इन जनरल भी कर सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार से हमें चारों ऑप्शन सही हो गए, तो A B C D आर द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको जनरल कोनिक क्या होता है, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, सब कुछ जनरल इक्वेशन सबको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। हाइपरबोला की इक्वेशन ही नहीं मालूम होता, हाइपरबोला का ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, तब तो फंस जाएंगे ना। इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो ये हमने क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एडवांस। और ये जेई IIT जेई 2011 का क्वेश्चन है, ये 2009 का क्वेश्चन है ना। और ये क्या है, इसको हमने ऑलरेडी अभी क्लास ले रहा था, थ्योरी रिवाइज़ करा रहा था, तो आपको रिवाइज़ भी कराया था कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहले पढ़ते हैं। एन एलिप्स इंटरसेक्ट द हाइपरबोला ऑर्थोगनली। ऑर्थोगनल कोनिक्स कॉन्फोकल कोनिक्स होते हैं, जो पहले क्वेश्चन में मैं आपको करा रहा था। अगर ये आप कंसेप्ट जानते हैं तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसकी इसेंट्रिसिटी भी हम लोगों को याद है, √2। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1/√2। अब क्या है कि एक्सिस ऑफ इलिप्स अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन इक्वेशन और फोकाई निकालना है। तो देखो कैसे कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन अप्रोच करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले तो आप हाइपरबोला को ढंग से लिख लीजिए, जैसा कि आपको पता है, -y² / 1/2 = 1। तो यहाँ से AE की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2 विच इज़ कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो फोकाई सेम है, तो आप एक लाइन में इसको आंसर कर देते हैं, और इससे आप चाहें तो दूसरे आंसर को कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप तुरंत देखिए कितना जल्दी हो गया क्वेश्चन, अगर हमें इन्फॉर्मेशन अगर पता है तो। अगर नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, इलिप्स की इक्वेशन मानेंगे, उसका dy/dx निकालेंगे, फिर हाइपरबोला का dy/dx, दोनों का प्रोडक्ट -1 करेंगे क्योंकि ऑर्थोगोनल है, और x1 और v1 दोनों कर्व अप्लाई कराएंगे, तो वहाँ से भी इक्वेशन आ जाती है ना, वहाँ से भी एग्जैक्टली आ जाएगी। लेकिन हम लोग कन्फोकल कोनिक का फ़ायदा उठा लिए। अब देखिए इलिप्स की इक्वेशन मान लेते हैं, x² / a1² + y² / b1² = 1। तो यहाँ पे a1 e1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते जाओ एक एक करके क्या क्या कर रहे हैं। अब एक इन्फॉर्मेशन और है कि इलिप्स की इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे e की वैल्यू क्या है, तो e की वैल्यू हम लोग निकाले हैं √2। और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इसमें प्लस होता है,
ई ऑलरेडी, हाँ ई ए आपका 1/√2 है तो ई की वैल्यू √2 हो जाएगी ना। तो यहाँ का इसेंट्रिसिटी का E1 कितना हो जाएगा, तो 1/√2। तो ये आ गया आपका A1 की वैल्यू √2 और B1 स्क्वायर होता है आपका A1 स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस E1 स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा 1। तो आपको इलिप्स का इक्वेशन भी मिल जाएगा, x² 2 प्लस y² 1 इक्वल टू 1, है ना। या इसको ढंग से लिख दीजिए तो x² प्लस 2y² इक्वल टू क्या हो गया 2। तो ये हमने आपको बताया भी था कि आप आंसर से सीधे भी जा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट और बी और डी क्या हो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। तो इसमें जो हम आपको बार बार याद करवाए हैं, कई बार रिवीजन करवाए हैं कि कन्फोकल कोनिक्स ऑर्थोगोनल होते हैं। कन्फोकल कोनिक्स कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों 90 डिग्री पे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इससे बहुत टाइम सेव होता है। तो इस तरह से देख रहे हो ना, फूक दिए क्वेश्चन उड़ गया। ऐसे ही होगा एडवांस में जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके पूरे, अगर आप आता है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं आता है तो फिर वहाँ पे 6 घंटे बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला वहाँ पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एकदम अच्छे से पढ़िए। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला बी रेसिप्रोकल ऑफ द इलिप्स। तो इसका इसे इलिप्स का इसेंट्रिसिटी निकाल लेंगे और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी, हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होगी। अब कह रहा है हाइपरबोला पासिंग थ्रू फोकाई फोकस ऑफ द इलिप्स, मतलब अपना हॉरिजेंटल हाइपरबोला है। तो पहले इलिप्स को पकड़ा जाए जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बाकी ऑप्शन तो हम लोग कर ही लेंगे। ऑप्शन में द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के 2 ऑप्शन है, इसेंट्रिसिटी का है और फोकस का है। तो एक एक करके 1 बाई 1 निकालते हैं। तो सबसे पहले इलिप्स को ढंग से लिखते हैं, तो x² 4 प्लस y² 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से AE की वैल्यू जो होगी वो कितना आ जाएगा √3। तो इलिप्स की इसेंट्रिसिटी मान लीजिए E1 लिख देते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम A1 E1 सजेस्ट करेंगे कि लिखिएगा। तो A कितना है 2, तो √3/2 लिखोगे। तो इलिप्स हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी 2/√3। तो ये जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। और हाइपरबोला √3, 0 से पास हो रहा है, मतलब ये अगर हाइपरबोला है तो ये क्या है √3 लिखे हैं, 0। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं x² 3 माइनस y² b² इक्वल टू 1, है ना। और इलिप्स का हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता है, तो b² इक्वल टू a² और 4/3 e² माइनस 1। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1। तो हाइपरबोला की इक्वेशन भी मिल जाएगी आपको x² 3 माइनस y² इक्वल टू 1। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 3y² इक्वल टू 1। और इसका अगर A1 A2 E2 लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा √4 विच इज़ 2, 2 आएगा। तो इलिप फोकस हो जाएगा 2, 0। और ये है हाइपरबोला की इक्वेशन x² माइनस 3y² इक्वल टू ये 3 होगा दोस्तों, क्योंकि ये 3 इधर जाएगा ना आपका। और ये कैसे लिखते हैं, तो a² प्लस b², यहाँ 1 लिख दिया करो। तो 3 + 1 का रूट कितना हो जाएगा, 3 + 1 मतलब 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए मेरे ख्याल से सबको। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ोगे, फोड़ के आओगे अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो देख रहे हो ना ये कितना आसान से क्वेश्चन है। इलिप्स को उठाया भाई, इसके बारे में इसेंट्रिसिटी ये सब निकाल लिया, ये सब तो मगे हुए हैं हम लोग 11वीं क्लास से। फिर हाइपरबोला को फोकाई से पास करा दीजिए। तो ये इलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन x² a² माइनस y² b² इक्वल टू 1 मान लिया। तो हम जानबूझ के ये लिखे हैं। फिर यहाँ से b² की वैल्यू आ जाती है सीधे सीधे, a² टाइम्स e² माइनस 1, ई इसका ये है। तो ये का ऑप्शन बेचारा ये चला गया। तो कौन कौन सा ऑप्शन आया, हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई x² माइनस 3y² इक्वल टू 3। तो ऑब्वियसली इसको चौपट इसको गलत कर दिए और बी ऑप्शन, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या लॉजिक है आप देख ही रहे हैं, पिछला क्वेश्चन किए होंगे तो इसमें बहुत आसान कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। इनफैक्ट पिछला क्वेश्चन ऑर्थोगोनलिटी करके एक टिपिकल चीज़ें जेईई एडवांस में बनाने की कोशिश किया हुआ है, लेकिन दोस्तों हम लोग टिपिकल से थोड़े रहेंगे, हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिख रखा है। ये क्वेश्चन IIT जेईई 2012 का मोर देन चॉइस 4 नंबर का क्वेश्चन है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला पैरेलल टू द लाइन।
तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं और y इक्वल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल के टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कैलकुलस मेथड से चले जाएंगे। कैलकुलस मेथड क्या कहता है कि हाइपरबोला की इक्वेशन तो दी हुई है, तो आप लिख दीजिए x²/9 माइनस y²/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो भी टेंजेंट होगा वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल होगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1। तो इसका स्लोप कितना उठा लेते हैं, तो स्लोप की वैल्यू उठा लेते हैं 2, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं x1 y1, टेंजेंट की इक्वेशन t इक्वल टू 0, तो x1/9 माइनस y1/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप कितना हो जाएगा 4x1/9y1 और इसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। तो यहाँ से y1 की वैल्यू आपको मिल गई दोस्तों 2x1/9 के इक्वल। देख लीजिए अच्छे से। और x1 y1 स्क्वायर अप्लाई कर रहा है, तो x1²/9 माइनस y1²/4, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4x1 का स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे 81 इक्वल टू 1। तो ये 4 कैंसिल, 81 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9x1² माइनस x1² इक्वल टू 81, तो ये 8 हो जाएगा। तो x1² की वैल्यू प्लस माइनस 9/8 का 2√2 आ जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस और माइनस y उसके अकॉर्डिंग है, वैसे यहाँ पे ऑप्शन उलझाया नहीं गया है। तो अगर x1 की वैल्यू हम लोग 9 क्या लिखते हैं 2√2, तो y आ जाएगा y1 आ जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 1/√2 है ना, ये 1/√2 है दोस्तों, हमने गलती से ऐसे लिख रखा है। और दूसरा केस 2, अगर आपका x1 की वैल्यू -9/2√2 आती है तो y1 कितना आ जाएगा, तो -1/√2 आ जाएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ये -1/√2 ही था। तो ऑप्शन नंबर ए और बी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये इतने आसानी से कैसे क्वेश्चन हुआ, कैसे हो गया इतनी आसानी से, क्या आप कर सकते हैं? तो आंसर क्या है, यस। बोलो हमारे साथ यस। क्योंकि देखो दोस्तों, ये तो कर ही लोगे ना आप। x1 y1 पॉइंट मानना हाइपरबोला पे, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेना, अगर dy/dx से भी जा सकते हो, है ना। टेंजेंट की इक्वेशन क्या किया, x1 y1 माना, टेंजेंट की इक्वेशन से स्लोप को, इस लाइन के स्लोप 2 के इक्वल कर दीजिए, तो y1 इक्वल टू 2 टाइम्स x1/9 आ गया। और x1 y1 एक और अप्लाई कर रहा है, तो दोनों दो इक्वेशन दो अननोन से आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। तो इसमें हम लेंदी कैलकुलेशन से बच जाते हैं और ये सबसे आसान मेथड हो जाता है ना। तो आंसर ए और बी है, सी और डी आपके आंसर नहीं है, उस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ, आपने अच्छे से किया, पक्का अच्छे से कर लिया ना। तो और देखो एक चीज़ और, ये जैसे पैरेलल टू द लाइन दिया है तो स्लोप को इक्वल कर दिया। अगर परपेंडिकुलर वाला भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस साल, तो उसमें क्या करना, इसके परपेंडिकुलर दिया होता है तो इसका स्लोप उठा दे 2 और इसके परपेंडिकुलर लाइन का -1/2। तो यहाँ पे जो 2 लिखे हैं, यहाँ पे -1/2 लिखते हुए हम लोग प्रोसीड करते हैं इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए हर क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कराना। ऐसे क्वेश्चन अगर आप किए रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे एग्ज़ाम हॉल में। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये कह सकते हैं कि जे एडवांस 2015 का एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। इसमें बहुत बेसिक कंसेप्ट है। कंसीडर द हाइपरबोला, ये भाई साहब रेक्टेंगुलर है, एंड सर्किल विथ सेंटर x2, 0। सपोज h एंड x, मतलब हाइपरबोला और सर्किल की बात कर रहा है, ये दोनों x1 y1 पर टच कर रहे हैं। x1 आपका 1 से ग्रेटर मतलब राइट साइड के बारे में बात कर रहे हैं, और y1 पॉजिटिव मतलब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। द कॉमन टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला इन सर्किल एट p इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट m। इफ़ LM क्या है, सेंट्रॉयड है ट्रायंगल PML का, P क्या है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, M क्या है तो वो टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट जहाँ पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और N क्या है तो सर्किल का सेंटर। तो देखो डायग्राम से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। ये आपका हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला हमने ऐसे बना दिया, क्लियर। अब एक सर्किल है जिसका सेंटर है x2, 0, तो ये और ये टच कर रहा है, तो इस तरह से बना देते हैं अपना सर्किल, और इसका सेंटर लिख देते हैं यहाँ पे x2, 0, क्लियर। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ही ब्रांच बनाया हूँ। ये वो P पॉइंट है x1 y1, और आप ध्यान से देखिए तो इसको भाई साहब को कह रहे हैं हम लोग M। तो अब हाइपरबोला पे इक्वेशन लिखोगे तो आएगा x x1 माइनस y y1 इक्वल टू 1 आएगा।
तो m का कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल जाएगा, m मिल जाएगा 1/x1, 0। ध्यान से देखना दोस्तों। अब क्या है कि ये कांटेक्ट है तो ये सर्किल का नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास होगा, तो इसका इक्वेशन और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो इसका इक्वेशन कितना, स्लोप कितना है, तो x1/y1 है ना, इक्वेशन से स्लोप आ जाएगा। और इसका तो y1/x1 माइनस x2, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के, तो y1 आपका पॉजिटिव है। तो यहाँ से आप देखोगे तो x2 की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ऑफ x1, मतलब ये 2x1, 0 आ गया। और इसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड कह रहा है वो क्या है आपका LM, तो 3L क्या होगा, इन तीनों का सम। तो इन तीनों को लिखोगे तो 2x1 + x1, तो ये हो जाएगा 3x1 और प्लस 1/x1, और 3m कितना आएगा दोस्तों, तो ये 0, ये 0, तो ये y1, और y1 हाइपरबोला अप्लाई कर रहा है, तो ये लिख देंगे x1² - 1। अब सारे ऑप्शंस आपके एक एक करके क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ से इसको y1 भी लिख सकते थे हम लोग, तो m की वैल्यू क्या लिखे, y1/3 लिखे, तो इसका जो डिफ्रेंसीसन है y1 के रिस्पेक्ट में वो कितना आ जाएगा 1/3, ये सही आंसर है। और यहाँ से l की वैल्यू लिखोगे तो आएगा x1 + 1/3x1, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें x1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये सब चेंज हो सकते हैं। तो dx1 ये कितना हो जाएगा, तो x1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 - 1/3x1², तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ है नहीं अब। और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dm/dx1, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स, चेन रूल लगाएंगे ना पहले रूट का, फिर तो ये x1/√x, ये 2 होता है, 2 को फाइनली कैंसिल कर दीजिएगा, -1, तो आपका ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन अगर स्टूडेंट को सोल्यूशन ना बताओ तो उसकी बैंड बजती रहती है और बेचारा छोड़ आता है ये क्वेश्चन को। इसमें क्या है, पेशेंस से आपको पढ़ना है। और सर्किल का नॉर्मल क्या है, तो सर्किल का नॉर्मल भैया सर्किल के सेंटर से पास होगा। कॉमन टेंजेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों के कर्व पे हमने टेंजेंट दिखा दिया। और ये जो x2 की वैल्यू x1 के टर्म्स में निकाले हैं ना, यही आपका क्रैक पॉइंट है। और इसमें कुछ है नहीं, हम लोगों को मालूम है कि भाई x2 x1 को रिलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ तो x2 है ही नहीं। तो ये आपको तुरंत सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें इनको रिलेट करना है आपस में, है ना। तो इस तरह से भी आपको समझ जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो क्या किया, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूँ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाया, टेंजेंट की इक्वेशन लिख के m निकाल लिया, फिर सर्किल का नॉर्मल सर्किल के सेंटर से पास करा दीजिए, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिया, तो वहाँ से ये y1 कैंसिल, x1 की वैल्यू 2 टाइम्स x2 की वैल्यू 2 टाइम्स x1 आ जाएगी। वैसे ही आप करोगे तो यही जाएगा। तो आपका ये 2x1, 0, ये x1, इसको भी x1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। और ये सर्किल का सेंट्रॉयड लिखे, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एक बार x1 के रिस्पेक्ट में, एक बार y1 के रिस्पेक्ट में, और आप आंसर कंफर्म कर लीजिए। तो ये हो रहा है क्वेश्चन। तो ये भी IIT JEE 2015 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का आया हुआ है। जेई में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। अगर 4 भी क्वेश्चन मानते हैं तो 4 चौका 16 नंबर, 15 से 16 नंबर का वेटेज रहता है, जो कि एक स्टार्टिंग। और वेक्टर 3D से भी 15 से 16 नंबर आएगा। अगला सेक्शन हम वेक्टर 3D ही कराएंगे। तो ये स्टार्ट करने के लिए ना, मतलब 8 क्वेश्चन पहले पेपर में, 6 क्वेश्चन दूसरे पेपर में, मतलब 4 क्वेश्चन पहले पेपर में रहेंगे, 4 क्वेश्चन दूसरे पेपर में रहेंगे। स्टार्ट करने के लिए पेपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। उसके बाद आपको हम एक एक करके टॉपिक भी बताएंगे। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ाएंगे तो उस समय 2 क्वेश्चन और मिल जाएगा, तो 6 क्वेश्चन इस तरह से आपको कलेक्शन करना है। हर क्वेश्चन का मैट्रिसेस कर लेंगे तो 2 क्वेश्चन उसके मिल जाएंगे, तो 8, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप 1 बाई 1 करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ दोस्तों, आप हमको सपोर्ट करो, हम आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, तो आप भी तो थोड़ा तरस खाओ हमारे ऊपर, है ना। देखो बेचारा कितना मेहनत कर रहा है, कुछ आप भी मेहनत कर दो, तभी तो कहा जाएगा ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। इसमें क्या है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है JEE एडवांस 2017 का। द लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कैन नॉट, ये ध्यान रखिएगा, मतलब जो नहीं होगा उसको टिक करेंगे।
तो इसमें क्या करेंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखते हैं, लाइन को लिखा जाए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, और हाइपरबोला अपने को दिया है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर है तो रख दो। तो सी ये 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर कितना है, तो एम का स्क्वायर करोगे तो 4, और ये माइनस बी स्क्वायर 16, तो यहाँ से 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा 17, है ना। तो 2a की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ऑप्शन में ये ध्यान से देखिए, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 17 है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। लेकिन हम लोगों को ऑप्शन कैन नॉट बी वाला टिक करना है, तो ये इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा 65, 17 के इक्वल तो नहीं हो पाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये हमारे तीनों आंसर हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है कैन नॉट बी, तो ये बी सी डी। इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, है ना। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हम ये क्रॉस जो किए हैं ना, वो बेसिकली कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हो सकती हैं, तो ये साइड्स हो सकती है, नहीं हो सकती है। अब पूछा है कि कैन नॉट, मतलब बी सी डी आंसर तीनों टिक कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगानी है, ए की वैल्यू निकाल लेना है और उसके बाद डिसाइड कर लेना है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आसान पोर्शन है और ये बहुत हाईली स्कोरिंग है, इसके क्वेश्चन मत मिस करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पर लिख रखा है, ये जेईई 2018 का मैट्रिक्स मैचिंग में आया हुआ है, जिसमें चॉइसेस दी होती हैं, हम वो ऑप्शन नहीं लिखे हैं। हम लोग क्या करेंगे, पी से इधर 1 2 3 4 में आंसर मैच करा लेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एक हाइपरबोला है, आपको लिखा है इन एक्स वाई प्लेन हुज कंजुगेट एक्सिस 2b जिसको कहते थे। अब आपको लिखा है कि सबटेंड 60 डिग्री एट वन ऑफ द वर्टेक्स, है ना, कोई भी वर्टेक्स बना देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ट्रायंगल LMN का वैल्यू दी हुई है, एरिया की वैल्यू 4√3। तो देखो, इसमें सिंपली आपको डायग्राम बनाना है और आप पाओगे कि ये सबसे आसान क्वेश्चन हो जाता है ना। ये आपका हाइपरबोला है, L और M हमने ऐसे दिखा दिया कंजुगेट एक्सिस के नाम पे, N यहाँ पे दिखा दीजिए, है ना, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये कह रहा है 60 डिग्री है, तो आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये दोस्तों B होता है, ये A होता है, तो tan 30 मतलब 1/√3 की वैल्यू कितनी है, B/A। तो A की वैल्यू हो गई, या A इक्वल टू B√3, है ना। ये हो गया आपका एक पार्ट। अब आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का एरिया भी दिया हुआ है, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखेंगे, 1/2 टाइम्स इसी ट्रायंगल का एरिया है ना, LMN। तो यस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2b, तो 1/2 पहले किया, फिर बेस लिखा, फिर हाइट लिखा, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 4√3 के। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये सही है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर सही है, क्यों नहीं सही होगा, है ना। ये B हो गया, ये A हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ये AB आया और A की वैल्यू मालूम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों B² √3 इक्वल टू 4√3। तो आपका √3 कैंसिल, B की वैल्यू 2 आ जाएगी और A की वैल्यू 2√3 आ जाएगी। तो एक प्रकार से हाइपरबोला ही आपको मालूम हो जाएगा, x² इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो चलते हैं 12 माइनस y²/4 इक्वल टू 1। अब इसके बारे में कह रहा है कि कंजुगेट एक्सिस इसकी बताओ, तो कंजुगेट एक्सिस कितना होता है 2b, तो ये 2b कितना हो जाएगा 4, तो ये मैच कर जाएगा आपका 4 वाले से, मतलब p को मैच कराएंगे हम लोग 4th पार्ट से। इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 12 और 4 16, 16 का √4, और a कितना है इसका, तो 2√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। तो q मैच कर जाएगा आपका c से, है ना। ये 3 लिख देते हैं, 1 2 3 और 4 लिख दिया जाए यहाँ, है ना। ऐसे ही आपको करना है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो 2AE कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2AE हमने 2 लिखा था, 4 लिखा था ना, तो ये हो जाएगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। और लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2b², तो b² कितना है 4 और a कितना है 2√3, तो ये a आपका कितना है 2b² ये, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। तो ये हो गया 8 मतलब 4/√3,
कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, नहीं तो थोड़ा भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये Q मैच किया था आपका किससे, इसेंट्रिसिटी 3 से मैच किया, और R किससे मैच किया 1 से, और S किससे मैच किया तो S 2 से मैच किया। इसको ध्यान रखना, इस तरह से ये ऑप्शन दिए रहते हैं और ऑप्शन तो टिक कर ही लेंगे। मतलब क्या है, केवल डायग्राम बनाना है और रिलेट कर लेना है, एक बार ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट बी और ए को, है ना। ये 60 डिग्री का कहीं ना कहीं तो फ़ायदा उठाएंगे ना, ये भी 30 डिग्री हो गया। तो ये देखिए कंजुगेट एक्सिस जो है वो वर्टेक्स पे कितना एंगल बना रही है 60। तो tan थीटा लिखा 1/रूट, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, b/a के इक्वल कर दिया, a की वैल्यू आई, एरिया का एक्सप्रेशन लिखा है, a की वैल्यू b के टर्म्स में पुट कर दीजिए, a और b आ गए, हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई, उससे हम लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोस्तों। तो ये रहा आपका IIT JEE 2018 का क्वेश्चन, जो कि आपको एहसास होगा ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, और ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आते हैं तो समझ रहे हैं ना कितना अफसोस होगा। और 3 क्वेश्चन 3 नंबर का है था, ये 3 नंबर का मतलब 300-400 रैंक होती है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा JEE एडवांस में। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग कुछ मोर देन चॉइस और पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए इन दोनों से, इक्वेशन से आप थीटा को क्या करिए, एलिमिनेट कर दीजिए। तो जो एलिमिनेंट है जिसमें थीटा के अलावा बाकी एक्सप्रेशन आएंगे, जिसमें x आएगा, y आएगा, ये आएगा आई एम रियली सॉरी, b आएगा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्टर सर्किल। तो इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होता था, x² + y² = a² - b²। इसका ऑक्सिलरी सर्किल x² + y² = a²। इसका डायरेक्टर सर्किल x² + y² = a² + b²। और इसका डायरेक्टर सर्किल x² + y² = √2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स r²। तो ये आ जाएगा a² + b²। तो अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें कर दे क्या है। तो देखिए इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है ना, अगर इसको साइन कॉस में आप चेंज कर दो तो आपका लिखोगे a/cos थीटा माइनस x साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू y लिखोगे। और इसको भी साइन कॉस में चेंज कर दीजिए तो आप लिखेंगे b/cos थीटा प्लस y साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू x के इक्वल लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये x साइन थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू a आ गया, और ये आ गया x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू b आ गया। तो आप इन दोनों को स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x²। ये हम लोग ऑलरेडी ट्रिगो पार्ट में करते हैं, a² + b²। और ये क्या है, तो ये इसका ऑक्सिलरी सर्किल है तो नहीं, इसका डायरेक्टर सर्किल है नहीं, ये है और ये है। और याद रखिएगा हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि डायरेक्टर सर्किल ऑफ x² + y² = r² इज़ क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़े थे x² + y² = 2 टाइम्स r²। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका C एंड D ऑप्शन, CD इज़ करेक्ट, है ना। तो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ट्रिगो का आपका नॉलेज चेक किया जा रहा है, आपको थीटा एलिमिनेट करने आता है कि नहीं। हाँ, अगर कभी स्क्वायर करके ऐड करने पे ये 2ab का टर्म जैसे कैंसिल आउट हो रहा है, जब नहीं होता है कैंसिल तो क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल cos थीटा और sin थीटा में डील करते हैं। cos थीटा sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर स्क्वायर करके थीटा भाई साहब को उड़ा देते हैं, तो थीटा एलिमिनेट हो जाता है। तो ये हम लोगों का एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने, बता दिया। अब इसको अच्छी तरह से अब एक बार देख लीजिए, मेरे ख्याल से ये बहुत आसान लल्लू पल्लू टाइप का क्वेश्चन है। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² - y² और x² - 3y² = 3 एट द पॉइंट √3, 0 एसोसिएटेड विथ 2 एसिम्प्टोट्स। मतलब पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए। तो हाइपरबोला की इक्वेशन है दोस्तों, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप हाइपरबोला को लिख डालो, 3 से डिवाइड करके लिखेंगे तो x² / 3 माइनस y² / 1 इक्वल टू 1। तो ये √3, 0 क्या है, वर्टिसेस है। तो इस तरह से हाइपरबोला आपका बनेगा। तो यहाँ पे ये है √3,
जीरो, देखते जाना है एक करके। तो ये लाइन की इक्वेशन तो हम लोग को पता ही है, x इक्वल टू √3। अब एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन y इक्वल टू b/a, तो ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 1/√3 टाइम्स x है ना, और ये y इक्वल टू -1/√3 टाइम्स x। तो आप निकालोगे दोस्तों तो ये 30 डिग्री आएगा, ये 30 डिग्री आएगा, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये पता चला ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्फर्म कर दिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल कन्फर्म कर दिए। और ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये √3 है ही, और ये वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं, या अगर इसके बारे में बात कर लें तो इसको आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। x इक्वल टू अगर √3 रखें तो ये √3 कॉमा कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा √3 कॉमा -1, ये वाला पॉइंट है ना। तो इसका जो a है साइड लेंथ वो 2 है। तो एक एक करके ध्यान देते हैं। पहले तो आइसोसेलेस, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है क्या, तो ये आइसोसेलेस तो है, यस, विच इज़ नॉट इक्विलेटरल, तो ये गलत हो गया। इक्विलेटरल एंगल सही है। राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल तो बना ही नहीं। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 टाइम्स a², तो ये आ जाएगा √3, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे तो सिंपली आपको एक डायग्राम बनाना है। और एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, एसिम्प्टोट क्या होता था, तो एसिम्प्टोट्स इक्वेशन, एसिम्प्टोट होता है लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द ए लाइन विच इज़ टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, मतलब इन्फानाइट पे जाके लाइन टच कर रही हो और लाइन स्केचेबल हो, जिसको हम लोग दिखा सकें। हवाई में नहीं बात करेंगे कि सर वो गैलेक्सी में जाके अपना एसिम्प्टोट आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है ना, दूसरे ग्रह पे जाके एसिम्प्टोट आ गया है, ये सब नहीं। वो लाइन को आप कॉपी पेन पे मतलब कॉपी पे दिखा सकें विथ हेल्प ऑफ पेन, और वो इन्फानाइट पे जाके टेंजेंट हो, जैसे कि उसी को कहते हैं एसिम्प्टोट्स। और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ x² x² माइनस y² इक्वल टू 1 इज़ y इक्वल टू क्या लिखते थे, प्लस माइनस b/a इंटू x। तो ये हमने वही एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लिखा है, ये टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली लिख दिए हैं t इक्वल टू 0 मेथड से। और फिर क्या किए, तो ये ट्रायंगल विच इज़ क्या बन रहा है, ये इक्विलेटरल कन्फर्म हुआ। तो पहले पार्ट में आइसोसेलेस विच इज़ नॉट इक्विलेटरल कह दिया, इसी वजह से गलत हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल सही हो गया, राइट एंगल बना नहीं, और ट्रायंगल की एरिया निकाल लिए। ट्रायंगल की एरिया दोस्तों आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ये P है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये P होता है तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है p²/3। उससे भी जाओगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। कैसे आएगा, तो आप कहोगे कि 1 मिनट ये यही होता है ना, और ये कितना हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखो, तो ये √3, ये 1 मिनट, ये p²/3 तो होता है, तो आंसर क्यों नहीं मैच कर, हाँ सॉरी p²/√3 होता है दोस्तों, आई एम वेरी रियली सॉरी। तो उससे भी जाएंगे तो √3 का होल स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, √3, तो ये आ जाएगा √3। लेकिन इस चक्कर में हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि इसमें गलतियाँ कर सकते हैं। p²/√3 होता है, ये करेक्शन है। और ये कैसे निकालते हैं, तो इसको, ये a है तो a और p को पहले रिलेट कर लेते हैं, a √3/2 इक्वल टू p के इक्वल, फिर a इन टर्म्स ऑफ p आ जाता है, और ट्रायंगल का एरिया है, ये तो हम लोग को याद ही रहता है, √3/4 टाइम्स a², तो वहाँ से ये आता है ना। तो वो अगर जानते हैं तो तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में हम लोग पढ़े ही नहीं। ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से हमने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दीजिए, आप भी कंप्लीट कर लीजिए। और अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिना पेन चलाए भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला पूछ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 1 होती है। चारों ऑप्शन में टिक करेंगे तो ये भाई सब नेगेटिव तो कभी होंगे नहीं, ये भाई सब जाएंगे नहीं। अब या तो ये दोनों टिक करेंगे या तो ऑप्शन छोड़ के आएंगे, तो कहेंगे कि सर ये दोनों ही टिक कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। cot π/8 कितना होता है, √2 + 1। tan π/8 कितना होता है, तो √2 - 1। ये ऑलरेडी ट्रिगो में हम लोग पढ़े हैं, ये दोनों सेम ही हैं। तो बिना पेन चलाए ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना। तो इस तरह के भी कभी कभार गलती से IIT JEE में भी क्वेश्चन एक इक्का दुक्का आ जाते हैं, तो उनको आप बिना पेन चलाए भी टिक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली करेंगे। हाइपरबोला कुछ दिया हुआ नहीं है तो अपना स्टैंडर्ड मान लेते हैं,
है ना। और लेटस रेक्टम पहले एक बार बनाया जाए इसको, ये क्या कह रहा है देखो। तो इसके फोकस होते हैं एस और एस डैश, यहाँ से लेटस रेक्टम बना देते हैं और ये कह रहा है कि राइट एंगल जाके अदर फोकस पे मिला रहा है, ये राइट एंगल है। तो इस तरह से तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 45 डिग्री हो जाएगा। और ये भाई साहब कितना है, तो ये 2a है, 2ae है। और ये कितना होता है, b स्क्वायर बाई a होता है। तो b स्क्वायर बाई a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 2ae। तो यहाँ से b स्क्वायर बाई a स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपको 2e। और ये लिखते हैं कितना, e स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आ गया e स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 इक्वल टू 2। तो e की वैल्यू लिखेंगे कितना, √2 प्लस 1। और क्या लिखेंगे, तो दूसरा हो जाएगा इसका नेगेटिव। तो ये तो होगा नहीं, ये बुद्धू बनाया गया है केवल। तो ये √2 प्लस 1 और ये भी होता है आपका √2 प्लस 1 और ये आपका √2 प्लस 1। अब आप सोच रहे होंगे तब से कि सर cot π/8 को इतना आसानी से कैसे कर दिए। तो बेटा tan π/8 का फॉर्मूला होता है, tan थीटा का पहले फॉर्मूला होता था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये बाई 2 रहता है यहाँ पे। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर। तो क्या, तो ये कि tan π/8 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा ये 1 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1/√2। जब रेशनलाइज करेंगे तो ये √2 माइनस 1 हो जाएगा। और हम लोगों को पता है कि tan π/8 ये है, तो cot π/8 कितना हो जाएगा, इसी का उल्टा। तो cot π/8 हो जाएगा 1 अपॉन √2 माइनस 1 विच इज़ √2 प्लस 1। तो ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। और 1 अपॉन tan कितना होता है, cot। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, है ना। आप भी मेरे ख्याल से इंजॉय कर रहे होंगे और हैप्पी होंगे, है ना। चेहरे पे आपके शिकन नहीं होगी, शिकन। तो उस बात को आपको ध्यान रखना है। और अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमने लिख रखा है बोर्ड पे। इफ़ द सर्किल इंटरसेक्ट द हाइपरबोला एट 4 पॉइंट्स, मतलब पैराबोल सर्किल ने अपने हाइपरबोला को 4 जगह इंटरसेक्ट किया। तो ये अपना हाइपरबोला है और ये सर्किल बना देते हैं, है ना। वैसे स्टैंडर्ड सर्किल है ये। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों ना, एक बार x में बाई क्वाड्रेटिक बनाएंगे और एक बार y में। तो जैसे इसमें क्या होगा कि ये xy इक्वल टू सी स्क्वायर है, ध्यान से देखते रहिएगा। और सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू इसमें उठा के रख देते हैं। तो सी स्क्वायर बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी की पावर 4 इक्वल टू 0। ध्यान देना। और इसी के रूट्स हो जाएंगे हैज़ रूट्स x1, x2, x3 और x4। अब ये क्या है, तो ये p है अपना x1 y1, ये q यहाँ दिखा देते हैं x2 y2 और ये r x3 y3 इधर लिख देता हूँ। और ये s x4 y4। s फोकस नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम लोग उसी के लिए नोटेशन यूज करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट है क्या, नहीं है। तो सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट c की पावर 4 हो जाएगा। और जैसे xy में सिमेट्री है तो आप कह सकते हो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो यहाँ तक पहुँचेंगे आप सर्किल और अपना हाइपरबोला को एक साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब सर्किल या कोई भी दो कर्व को सॉल्व करना हो ना, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे वेरिएबल में पुट करते हैं। और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि अगर n डिग्री की इक्वेशन है ना, तो सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 3 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरह से याद है। मैंने रिमाइंडर थ्योरम में आपको अच्छी तरह से जेईई मेन क्रैश कोर्स वाले प्लेलिस्ट में बताया था। ये चीज़ें कनेक्टेड हैं दोस्तों। अब एकदम इंडिपेंडेंट पढ़ाएंगे तो कैसे होगा। अब आज उठा के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने लगे तो फिर कहोगे कि यार ये हाइपरबोला पढ़ा रहे हैं कि रिमाइंडर थ्योरम सठिया आ गए हैं लगता है। तो वही हैं, मतलब आप मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है, मैं शुरू में भी बोला था कि आप हाइपरबोला की जो बेसिक क्लास है उसको ज़रूर कर लें। और सर्किल और हाइपरबोला, इलिप्स हाइपरबोला, ये सब सॉल्व तो कर ही लोगे आराम से। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लिखो अगला क्वेश्चन।
तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। लेट ए -1,0 एंड बी 2,0 बी 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे ही हैं ये पॉइंट। ए पॉइंट एम मूविंग अलॉन्ग is moving in xy plane other than x axis in such a way that angle MBA equal to 2 times MAB, then point M moves along the conic which, 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो पहले कोनिक तक तो पहुँचें। और ये सब नाम बड़े और दर्जन छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। डायग्राम पे जाएंगे, है ना। एक बना देते हैं यहाँ पे, ये -1,0, ये B होगा इधर, ये कितना हो जाएगा 2,0, और m कहीं यहाँ दिखा देते हैं, कहीं भी दिखा सकते हो। x, y h के मान के xy कर दो, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। फिर कह रहा है कि एक एंगल का रिलेशन दिया है, एम बी ए का जो एंगल है वह एम ए बी, अगर ये थीटा है तो ये भाई साहब कितने हैं 2 थीटा। लेकिन ध्यान रखना ये एक्स एक्सिस है, तो जब tan थीटा से रिलेट करेंगे तो डायरेक्टली स्लोप आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस थीटा होगा क्योंकि इसका tan वैल्यू को स्लोप बोलते हैं ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो tan थीटा लिखिए, तो ये y/x+1, और यहाँ से माइनस सीधे लिख देता हूँ -tan2 थीटा, ये y/x-2 हो जाएगा, है ना। तो tan2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 tan थीटा हम लोगों को पता है अपॉन 1 - tan² थीटा 1/x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स y/x-2। ध्यान रखना ये माइनस को मैंने एडजस्ट कर रखा है, और यहाँ tan ऑफ π-2 थीटा को हम लोग स्लोप के इक्वल लिखेंगे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, है ना, यही इसमें गलती होती है। तो y तो नॉन जीरो है तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। और ये माइनस को अलर्ट रहिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाता है 2 टाइम्स, ये ऊपर जाएगा तो एक x+1 और एक आएगा x-2, और ये माइनस है, ध्यान रखना दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो इस यहाँ पे एलसीएम ले चुके होंगे, तो x+1 का होल स्क्वायर -y² इक्वल टू 0। एक बार चेक करिए, तो ये हो जाएंगे कितने 3x² और -y², और x का कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो यहाँ से 2x और यहाँ से आएगा -2x, तो भाई साहब गायब ही हो गए। और कांस्टेंट कितने आएंगे, तो यहाँ पे -4 आएंगे और यहाँ पे 1, तो -3, तो इक्वल टू 3। मतलब ये x²/1 -y²/3 इक्वल टू 1 आ जाता है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, है ना। आंसर हमने सॉल्व किया हुआ है इस क्वेश्चन को, तो एक बार मैं बता देता हूँ। 3x² - y² इक्वल टू 3, हाँ बिल्कुल सही है। ये यहाँ तक आप सही से जाना और उसके बाद तो ऑप्शन चेक ही कर लोगे। अब इसका फोकाई कितना होगा, ±2,0, तो गलत हो गया, है ना। इसका लेटेस्ट रेक्टम लिखते हैं, तो 2 टाइम्स b²/a, तो ये 6 इसेंट्रिसिटी। तो पहले a ही लिखा जाए, वो हो जाएगा 2, a 1 है तो इसेंट्रिसिटी 2 हो गई। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = 1/e, तो +-1/2, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब इसमें क्या किए हैं ना, ये जो स्टार्ट किए हैं जो क्वेश्चन करना, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखना कि ये यही इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ऊपर ना पसंद आए तो आप नीचे भी बना सकते हैं। और ये जो tan थीटा 2 थीटा को π-2 थीटा से लिंक करके, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जब y2 - y1 x2 - x1 लिखेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से जो एंगल बनेगा ना उसका tan वैल्यू मिलेगा। तो ये तो हमने दूसरी तरफ से बना रखा है, x एक्सिस अपना इधर है ना। तो इस वजह से ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव नहीं करोगे ना तो ये ऑप्शन आएंगे ही नहीं आपके। तो इस बात को ध्यान रखना है। और अदर देन x एक्सिस का रहा है तो आप y भाई सबको कैंसिल कर सकते हैं। और हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम ले लिया पहले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया। यहाँ थोड़ा अच्छे से देख लेना, आप अपनी तरफ से सिंप्लीफाई करना, आ जाएगा आंसर। और ये हाइपरबोला की इक्वेशन कन्फर्म हो गई, और हाइपरबोला के बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। हाइपरबोला ई ऑफ इसेंट्रिसिटी ई इज़ कॉन्फोकल, मतलब सेम फोकस with the conic ABCD is the point of intersection of hyperbola and the ellipse, then eccentricity की वैल्यू बतानी है। ABC कंसाइक्लिक पॉइंट है और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला एंड इलिप्स इज 2। मतलब कुल मिला के कॉन्फोकल कोनिक का पहले कंसेप्ट लगा देते हैं, है ना। तो इलिप्स की इक्वेशन आपके पास है x² / 8 + y² / 4 = 1,
और हाइपरबोला की भी इक्वेशन आपके पास है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। कॉन्फोकल के लिए 8 माइनस 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 3 लिखोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इलिप्स मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8 लिख सकते हैं इसको, और हाइपरबोला यहाँ 1 मिल चुका है तो एक्स स्क्वायर हाइपरबोला निकाल रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, तो सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली, तो 7 हो जाएगा ना, 7y स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, और यहाँ पे कहीं पे रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखोगे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये कैंसिल होकर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। मतलब ये जो 4 पॉइंट्स आएंगे, ध्यान रखिएगा, कन्फोकल है तो एक बार मैं उसको बना देता हूँ, ये ऐसे बनेगा, और फोकस को सेम करना है तो हाइपरबोला को इस तरह से बना देते हैं, है ना। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। और ये वो 4 पॉइंट्स हैं ABCD। अब ये सॉल्विंग मेथड से हम लोगों ने पता किया कि ये √2, √3 है, और इस तरह से 4 आएंगे, -√2, √3, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -√2 -√3, और ये √2, -√3। तो ये चारों एक रेक्टेंगल को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो ये कॉन्साइक्ली तो कंफर्म हो जाएगा। और नंबर ऑफ़ कॉमन टेंजेंट निकालोगे तो ये चारों क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है तो 4 आएंगे, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, दिस इज़ कॉन्साइक्लिक पॉइंट। और हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई है एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। तो इसका इसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का रूट बाई 1 मतलब 2 आ जाएगा। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 2, ABC कॉन्साइक्लिक पॉइंट, और ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या किया मैंने, क्या किया, सबसे पहले कॉन्फोकल मतलब फोकस को सेम कर दिया। क्लियर। ये अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले इसका फोकस निकालेंगे, फिर इसका इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, फिर इसका फोकस निकालेंगे, तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसलिए मैंने फोकस एलिप्स में स्क्वायर रूट ऑफ AE की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपरबोला में AE की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद करवाया है, ताकि आपका टाइम सेव हो। आजकल जानते ही हैं लेंदी क्वेश्चन आते हैं, अब ये ट्रिक जानते हैं तो देख ही रहे हैं कितना जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे, और नहीं तो टाइम तो हम कई मेथड से कंज्यूम कर सकते हैं, बैठ के केवल देखते रहें, टाइम वैसे ही कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें लॉगरिथम थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है। इफ़ इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज़ 1/√2, आगे लिखा है E इज़ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, देन E स्क्वायर इज़ ग्रेटर दैन। तो पहले तो इलिप्स पहचानते हैं कि हॉरिजेंटल है वर्टिकल है, तो E लिख देते हैं यहाँ पे। ये इलिप्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ln A लिखा जाए क्योंकि बेस E है, प्लस वाई स्क्वायर बाई ln ऑफ B का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो लॉग का ऐसे ग्राफ बनाते हैं, तो A और B पॉजिटिव है तो ऐसे कुछ होगा B और A, तो A वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो दिस इज़ लार्जर, है ना, सीधे सीधे। तो जो स्मॉलर का स्क्वायर होता है ln B का होल स्क्वायर, दिस इज़ ln A का होल स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस 1/2, एक इक्वेशन। और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी इसको क्या लिख सकते हैं, बड़े वाले का स्क्वायर, और ये ln A बाई ln B का होल स्क्वायर है, ध्यान रखना होल स्क्वायर है, ये E स्क्वायर माइनस 1 कर देते हैं। तब यहाँ से देखो दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है ln A का होल स्क्वायर अपॉन ln B का होल स्क्वायर, ये कितना मिल गया 2 के इक्वल, तो यहाँ 2 रख दो सीधे सीधे, है ना, तो 1 = 2 टाइम्स E स्क्वायर माइनस 1, तो E स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/2। तो E स्क्वायर 3/2 है तो ये किससे ग्रेटर है, तो 1/2 से ग्रेटर है, 2/3 से ग्रेटर है, 5/4 से ग्रेटर है। लेकिन इतना आसानी से हमने क्वेश्चन कैसे किया, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें एक साथ इन्वॉल्व हैं। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी बैंड बज रही होगी। पहली चीज़, कैसे आप बैंड नहीं बजाएंगे, तो इन दोनों में पकड़िए कि बड़ा कौन है, तो ये है, क्योंकि लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग वैल्यू पे इंक्रीजिंग एक्स, जैसे A ग्रेटर दैन B है तो log A ग्रेटर दैन log B होगा।
और क्या पढ़े थे कि छोटे का स्क्वायर होता है वो बड़े का स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो ये 1/√2 है। तो यहाँ से ln/ln b का ये रिलेशन लाए, फिर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी वाला रिलेशन लिख दिए। अब इसमें तो राइट साइड में 1 बनाने के बाद जो बी स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 1 ही लिखते हैं, तो ई स्क्वायर यहाँ लॉग ए लॉग बी का रिलेशन आया, वो यहाँ यूज़ किए, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 3/2 आई, और 3/2 किससे ग्रेटर है तो 1/2 2/3 5/4 से ग्रेटर है, और 3/2 के इक्वल है नहीं, तो आंसर इज BCD। आंसर इज BCD। ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉम्प्रिहेंशन करेंगे और उसके बाद अपना हाइपरबोला भी ख़त्म हो जाएगा। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक कॉम्प्रिहेंशन है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको इत्मीनान से करते हैं, है ना। इसके हमने सारे ऑप्शन नहीं लिखे हैं, केवल क्या क्या है ये हम बता रहे हैं। A conic C is passing through 2,4 such that a segment of any of its tangent at any point contained between the coordinate axis bisected at the point of tangency। वैसे ये हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको बताया है, जेई मेन का क्रैश कोर्स जब रिवीजन करा रहे थे तब। xy=c² अगर जानते हैं तब आप मूव कर सकते हैं तुरंत एक लाइन में, लेकिन हम मान लीजिए भूल गए हैं, तो इसमें हमने आपको ये बताया है कि आप ऐसे एक कर्व बना देना, कुछ मालूम नहीं है रफली तो, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिखाइएगा, यहाँ पे P है HK, और ये बाइसेक्ट हो रहा है एक प्रकार से, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो ये 2h, 0 हो जाएगा, और ये 0, 2k हो जाएगा। तो इस लाइन के स्लोप को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक इस तरह से 2 पॉइंट फॉर्म से। तो हमने बताया है कि आप dy/dx इसको लिखना और इसको -y/x लिख देना। तो ये आज की क्लास का ही हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे, xty + y/dx = 0 हो गया, तो जिसका आंसर हम लोग क्या लिखे थे, xy = c², और ये 2,4 से पास हो रहा है तो इसमें पुट कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 है ना, तो ये 8 हो जाएगा। तो xy = c² मतलब xy = 8 का इक्वेशन बनाएंगे, तो इसका फोकस है ना, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसका फोकस क्या होता है, तो ये लिखते थे c√2, तो यहाँ पे c कितना है ऑलरेडी, तो c है दोस्तों, आप ध्यान से देखो, तो 4 दूनी 8, एक बार चेक कर लेना, 2 है, सॉरी 2√2 है, तो इसका फोकस कितना हो जाएगा, है ना। वर्टेक्स ऑफ कोनिक पूछ रहा है, तो वर्टेक्स नहीं, पहले पार्ट में वर्टिसेज पूछ रहा है दोस्तों, तो ये होता है c, लिखते हैं ना, तो ये लिख देंगे 2√2, 2√2, क्योंकि y = x लाइन पे है, और ये लिख देंगे इधर, सॉरी यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, -2√2, -2√2 पहली चीज़। और इसका फोकस कितना होगा, तो वो c√2 होता है, तो ये 4,4 हो जाएगा, 4,4, और इधर -4, -4। तो देखिए इसी में आंसर छिपे हुए हैं, ये लिख देंगे, ये कहाँ से वर्टिसेस है, तो 2√2, 2√2 एंड -2√2, -2√2। ये कुछ है नहीं दोस्तों, अभी तक आपने क्लास किया होगा तो टाइम पास क्वेश्चन है। डायरेक्टर सर्किल ऑफ कोनिक, तो x² + y² = 0, मतलब ये आ जाएगा पॉइंट सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल S, तो वो सर्किल निकला है जो ये है, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे x² + y² = डायमीटर फॉर्म से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 32, और इसका डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, तो x² + y² = 64। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, 2√2, 2√2, -2√2, -2√2 पहले पार्ट का आंसर है, दूसरे पार्ट का आंसर है x² + y² = 0, तीसरे पार्ट का आंसर है x² + y² = 32, चौथे पार्ट का आंसर है उसका डायरेक्टर सर्किल। कहोगे सर अभी ये भी बताओगे क्या। तो इस तरह से हम लोगों ने हाइपरबोला में हाइपर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए। बच्चों जो भी आपके कांटेक्ट में हैं, आपके पूरी क्लासमेट जितने हैं ना, उन सबको मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर दो, और हम संडे को कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत करें लाइव क्लास में, आपको क्या डिफ़िकल्टी आ रही है, क्या हर चीज़ है। तो इस संडे को आपकी लाइव क्लासेस होंगी, उसकी हम अनाउंस, मतलब उसमें क्या हम बताएंगे, तो उसमें हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो काउंसलिंग से रिलेटेड जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जेईई मेन 2020 के लिए, दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जो जेईई 2021 के लिए जिनको जनवरी में पेपर देना है उनको लिए कैसी प्लानिंग करनी चाहिए 100 दिन की, जिसमें मैथ्स में 100 नंबर आ जाएँ, 100 दिन 100 नंबर। तीसरा
हम आपको ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे 12th के स्टूडेंट हैं उन पे क्या फ़ोकस करना चाहिए और एडवांस के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, हर वीडियो में हमें बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि आप बार बार डिस्टर्ब होगे, इसलिए हम नहीं बोलते बार बार। लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके लिए जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर लीजिए। और जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है दोस्तों, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत बार किया है। अगर आप हमारा रेगुलर क्लास देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं देख रहे होंगे तो क्या करेंगे, सिर नहीं पटकेंगे, क्लास देखेंगे, है ना। क्लास जेईई मेन 2020 का डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हर चीज़ हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने लगे तो कहोगे कि सठिया आ गए हैं ये भी, या हाइपरबोला में डिफरेंशियल इक्वेशन को लाए। या तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा लो या हाइपरबोला पढ़ा लो, काहे बैंड बजा रहे हो यार, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और जल्दी मिलते हैं दोस्तों वेक्टर 3D में। अब बैक टू बैक बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, तो आप भी तैयार हो जाइए, एकदम वार्म अप करिए। 25 सितंबर तक पूरा फोड़ फाड़ देंगे हम लोग अच्छी तरह से एडवांस को। तो ये हमने बहुत अच्छा क्वेश्चंस कराए हैं आज के, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, एकदम कहते हैं ना इंजॉय करोगे हाइपरबोला को। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।